ये उन लोगों के लिए है जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, ट्रेड कैसे करना है या इन्वेस्ट कैसे करना है और इससे पैसे कैसे कमाने हैं। क्रिप्टो से जो लोग दावा करते हैं कि हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, अगर जो लोग असल में कमा रहे हैं तो वो क्या फार्मूला अपनाते हैं क्रिप्टो से पैसे। जो लोग कहते हैं ना क्रिप्टो अभी स्टार्ट, बिटकॉइन आने के बाद पहली जो इसमें ट्रेड हुई वो हुई एक पिज्जे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगी है, लेकिन मींस के बेसिक्स हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ नाम सुना हुआ है, अब उनको ये नहीं पता हुआ क्या था, कहाँ से आई, कैसे, बेसिक्स क्या है। देन ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि इसको हमने ट्रेड कैसे करना है या इन्वेस्ट कैसे करना है और इससे पैसे कैसे कमाने हैं। क्रिप्टो से जो लोग दावा करते हैं कि हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, अगर जो लोग असल में कमा रहे हैं तो वो क्या फार्मूला अपनाते हैं क्रिप्टो से पैसे कमाने का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए क्रिप्टो को समझना ज़रूरी है। अब जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं वैसे क्रिप्टो पीएचडी रिसर्चर भी हूँ और ट्रेडर इन्वेस्टर, सारे काम मैंने वे पास थ्रू एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो एक सेपरेट ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया के बगैर स्ट्रेट अवे वीडियो पे चलते हैं। अच्छा, पहला टॉपिक क्रिप्टो का बैकग्राउंड। अब जो लोग कहते हैं ना क्रिप्टो अभी स्टार्ट हुई है, अभी नहीं हुई। क्रिप्टो बेस करती है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। जैसे इंटरनेट का पहला कंसेप्ट आया था 1940s के अंदर। यूजुअली ये जो बातें हैं, ये जो रिसर्चर हैं अपने पीएचडी थीसिस के अंदर, वो जब एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जो रिसर्च आ रही है वो कोई ना कोई इंसान तो कर रहा है ना, वो जब रिसर्चर उस रिसर्च को एक्सप्लोर करते हैं तो मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है। तो क्रिप्टोग्राफी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई 1975 के अंदर। एक कंसेप्ट है कि मशीन लर्निंग से और ये चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। उस कंसेप्ट को यूज़ किया नेक्स्ट जो रिसर्चर था 80s के अंदर, 1980s के अंदर, कि क्रिप्टोग्राफी के ऊपर हम करेंसी कैसे बना सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है पीछे, उस पर करेंसी कैसे बन सकती है। देन उसको फर्दर एक्सप्लोर किया 1993 के अंदर और रिसर्चर्स ने। एंड फाइनली 2008 के अंदर, जिसके बारे में आप लोग नाम का पता है, सतोशी नाकामोटो, जो किसी को नहीं पता कि वो बंदा कौन है। कोई कहता जापानीज है नाम की वजह से, कोई कहता कहीं का, बट नोबडी नोस। उसने 2008 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। अब बिटकॉइन जो है वो रेवोल्यूशनरी करेंसी है, जिसको हम लोग क्रिप्टो मार्केट का किंग भी कहते हैं। अब चूंकि मैं खुद इन्वेस्टर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी ना टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा। जो ये क्रिप्टो वाले अक्सर आपने सुना होगा, वो कीवर्ड्स और वो मतलब एब्रीविएशंस के अंदर बात करते हैं और लोग कहते पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा साथ साथ। अच्छा, तो बिटकॉइन आने के बाद पहली जो इसमें ट्रेड हुई वो हुई एक पिज़्ज़े के ऊपर। 40 पाउंड के लगभग पिज़्ज़ा था। उसने ऑनलाइन एक बंदे को ऑफर किया कि अगर तुम ये करेंसी ले लो, क्योंकि बिटकॉइन की जो बेसिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड, जो कि एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। मतलब इसके पीछे कोई सोना नहीं रखा हुआ जैसे कि हमारे यहाँ करेंसी के पीछे रखा होता है। मतलब जो अब टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए तो मैं बेसिक से उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो उसकी डिमांड की वजह से आती है। जितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे इसकी कीमत बढ़ेगी। और अभी इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को सिवाय लेस देन 10% जो दुनिया के लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो आने वाले वक्तों में ये बढ़ेगी। अच्छा, अब इसकी क्यों बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो कहते हैं बिटकॉइन। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, ये मतलब फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रही है, गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंसी आई, मतलब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। 2013 में इथीरियम आ गया। इथीरियम को हम लोग क्वीन कहते हैं इस मार्केट की, जो कि एक सेकेंड करेंसी है, इंट्रोड्यूस हुई। अब बिटकॉइन को हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, लाइक इस मार्केट का गोल्ड। ठीक है, इसमें आपने अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बिटकॉइन में जाके कर दें। अगर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, देन फिर इथीरियम। अब इथीरियम टेक्निकलिटीज थोड़ी सी आ जाएंगी, सॉरी मैं पहले कह रहा हूँ, मतलब आपको समझना पड़ेगा
इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म, उसका मकसद टोटली डिफरेंट है बिटकॉइन से। बिटकॉइन का इस्तेमाल सिवाय करेंसी के लेन देन के और कोई नहीं है। इथीरियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो वैल्यू डिराइव होती है वो उसके इस्तेमाल से होती है। जैसे अब इंटरनेट के ऊपर हमारे एप्लीकेशन में लाइक फेसबुक बनी हुई है, इंस्टाग्राम बनी हुई है, ठीक है, इंटरनेट से चलती है। ऐसे जो क्रिप्टो की एप्लीकेशंस हैं, गेमें हैं, उसके अलावा और हम मतलब कंसेप्ट कहते हैं NFTs, नहीं जाते अभी डिटेल के अंदर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो जो चीज़ें बनती हैं वो इथीरियम पहला जो प्लेटफॉर्म आया था उसके ऊपर बनना स्टार्ट हुई थी। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब इसका जो मतलब करेंसी भी अगर हम जाएं तो ये करेंसी की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता दूं क्विकली कि सबसे पहले ना मतलब बार्टर ट्रेड होती थी। बार्टर ट्रेड क्या थी? चीज़ के बदले चीज़। मेरे पास गंदम है, तुम्हारे पास पानी है, पानी से मुझे याद है कि मुझे प्यास भी लग रही है, तो मैं तुम्हें गंदम देता हूँ, तुम मुझे पानी दे दो, ठीक है, चीज़ के बदले चीज़। अब अगर गंदम ज़्यादा महंगी है, पानी सस्ता है, तो गंदम मैं तुम्हें 1 ग्राम दूंगा या 100 ग्राम दूंगा, किलो दूंगा, जो भी एक मतलब पैमाना कह लो, उसके हिसाब से तुम मुझे पानी दे देना, ठीक है। इस तरह से बार्टर ट्रेड सिस्टम उसको हम कहते थे। फिर उसके अगेंस्ट आया पत्थरों का सिस्टम, मीन्स के मतलब जो हमारे पास धाते हैं लाइक सोना चांदी, इसको ट्रेड करने लगे लोग उसके अगेंस्ट। उन्होंने कहा भाई ये तो मुश्किल है, मुझे अगर मतलब 10 मन गंदम का सौदा करना है तो मैं पूरी गंदम उठा के जाऊंगा मार्केट के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, 10 मन गंदम मतलब रेट फिक्स करना शुरू कर दिए कि 1 मन का रेट ये निकलेगा इतने सोने के एवज, ठीक है। तो जो ट्रेड करते थे लोग, जिनको हम साहूकार कहते थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो जो साहूकार होते थे वो क्या करते थे कि जब लोगों ने ट्रेड ज़्यादा करने लगे ना, तो अब इसमें फिर सोने में भी वही वाला मसला आने लग गया गंदम का कि अब 10 किलो सोना उठा के ले जाना, सिक्योरिटी का मसला भी है, डिफ़िकल्ट भी है। उन्होंने क्या किया कि अपनी पर्ची बनाना शुरू कर दी, मॉडर्न फॉर्म में जिसको हम चेक कहते हैं। तो वो पर्ची उसने बना के दी, अपनी मोर शोर लगाई कि फ़लाने मुल्क शहर जा रहे हो, उसको ये पर्ची देना। मतलब जो 100-200 लोग थे, उन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि हम एक दूसरे की पर्चियों को एक्सेप्ट करेंगे। वो पर्ची दे देना, तुम्हें सोना ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अवेज तुम्हें सोना वो वहाँ पे दे देगा। देन ये हमारा ये वाला सिस्टम चलना शुरू हुआ मॉडर्न फॉर्म में, जैसे कि अब बैंक्स करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, वो लोग एक दूसरे की बात को मानते हैं, चेक्स को। अब वहाँ से जो तीसरी, अब क्या हुआ कि ये भी सिस्टम पुराना हो गया पर्चियों का मॉडर्न फॉर्म में। अब उसकी हम कहते हैं कि जो करेंसी नोट्स हैं वो उस कंसेप्ट पे बेस करते हैं जो गवर्नमेंट होती है। चूंकि अब लोग, इंडिविजुअल बंदा जो है वो दोनों चीज़ें कर सकता है, तो गवर्नमेंट्स ने स्टेप इन किया। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके तहत वो अपनी करेंसी नोट इशू करता है, लेकिन उस नोट के पीछे उनको उतना सोना रखना लाजिम है। एक ये कंसेप्ट है कि मतलब अगर आप पाकिस्तानी नोट के ऊपर भी देखें तो उस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की जमानत देती है कि जिस दिन भी उसको इसके एवज सोना चाहिए होगा, वो इसके एवज का सोना आपको अदा करने की पाबंद है। अब यही मसला आता है लोगों को कि जो अब हम देख रहे हैं कि मुल्कों के अंदर मतलब हालात ख़राब है, फॉरेन रिजर्व्स का मसला आ रहा है कि रिजर्व नहीं है पीछे। अब करेंसी हम क्यों नहीं छाप सकते? क्योंकि हमारे पास उसका सोना होना लाजिम है। अगर हम करेंसी और छापेंगे तो हमारे पास सोना होना चाहिए। अब दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, वो उनके लॉ के अंदर ये बात मौजूद है कि वो बगैर सोने के नोट छाप सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है करंट सिनेरियो के अंदर, जिसने क्रिप्टो करेंसी को बेनिफिट दिया है। क्योंकि अब अमेरिकन डॉलर जो है, चूंकि पूरी दुनिया को चाहिए, डिमांड बढ़ी है, वो नोट पे नोट छापते रहे। इवन कोरोना के दिनों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नोट छाप रहे हैं, लेकिन उनके पास रिजर्व्स नहीं हैं। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो कि इन्वेस्टर, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है ये आप मेरे जैसे गरीबों का काम नहीं है, ये जो कॉरपोरेट जो मतलब 1% जो दुनिया की अमीर तरीन दुनिया है उनका काम है। वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं पैसे की वजह से, कि अब ये जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। तो अब जब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आई, अब क्रिप्टो को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, इस वजह से ज़्यादातर अब क्रिप्टो करेंसी में जो 20% शेयर है वो साउथ कोरियंस का है। फिर उसके बाद जब ये रशियंस का हुआ स्टार्ट, ये अभी रिसेंट 2020-21 के अंदर
सबसे ज़्यादा शेयर रशियंस के आना शुरू हो गए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो जो कारोबारी लोग हैं, जो मतलब अमीर तरीन तबका है, वो इसको इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि अगर आपके पैसे किसी भी करेंसी में पड़े हैं, चाहे वो डॉलर है चाहे वो पाउंड है, लेकिन जिस बैंक में रखे हैं, जिस करेंसी में रखे हैं, आप मोहताज हैं उस मुल्क के कि वो आपको पैसा आपके मुताबिक करे, लेकिन गवर्नमेंट सीज कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो या तो आप स्टोर करें अपना पैसा गोल्ड के अंदर, जो कि अगेन डिफिकल्ट है क्योंकि आप चोरी होने का खतरा है। क्रिप्टो करेंसी में ये खतरा सब खत्म हो गए, ना वो किसी के कंट्रोल में है, ना वो चोरी हो सकती है। जिसके पास उसकी की है वही उसका मालिक है। तो ये हो गए थोड़े से कंसेप्ट के क्रिप्टो आई कहाँ से, और ये आने वाले वक्तों में ज़्यादा जाएगी क्यों, क्योंकि उसके पीछे ये वजूहात हैं। मुल्क की जो दुनिया के हालात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। ये अब न्यू फॉर्म ऑफ पेमेंट है, फाइनेंस चेंज हुआ। जैसे कि हमने बात की, वो बार्टर से आए हम धात के ऊपर, धात से आए हम करेंसी के ऊपर, करेंसी से हमने उस करेंसी को लिमिट किया डिजिटल कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के अंदर। फिर जब ये कार्ड्स वगैरह हर चीज़, अब ये फाइनली न्यू फॉर्म ऑफ फाइनेंस है। आने वाले 10-20 सालों में आप देखेंगे कि हर बंदा क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ से इसमें कुछ कंसेप्ट मतलब समझना लाजमी है, देन हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, और कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, इसलिए मैंने आज ये ब्रीफ वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो क्रिप्टो के कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें हम कहते हैं 2 टाइप की एक्सचेंजेस होती हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज को हम कहते हैं सेक्स, CEX, मतलब C फॉर चार्ली, E फॉर एलिफेंट और X फॉर एक्सरे। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है, और डेक्सेस जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा जो एब्रीवेशन है वो है NFTs, नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन जो है मीन्स क्या कर रहे हैं कि आपने जो भी कोई तस्वीर है उसको डिजिटल तस्वीर में कन्वर्ट कर लेना है, और वो जब क्रिप्टोग्राफिकली कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं NFT। नॉन फंजिबल इसलिए है कि वो ना कॉपी हो सकता है, ना वो ज़ाया हो सकता है, वो फंजिबल ही नहीं है। फंजिबल कहते हैं मतलब एक एग्जिस्टेड कोई चीज़ होती है, तो वो मतलब ज़ाया नहीं हो सकता, तो उसको नॉन फंजिबल NFTs बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है DeFi। DeFi कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम। जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मल अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको उसके अगेंस्ट मंथली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न देता है इंटरेस्ट की सूरत में। यहाँ क्रिप्टो करेंसी में ये कंसेप्ट आया 2020 के अंदर। ये पॉसिबल हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आने के बाद, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग स्टार्ट हुई। उसकी वजह से इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब चीज़ें लाइक सेल्सियस, एक मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म जिसको US गवर्नमेंट ने बैक भी लाइसेंस था उनके पास, और उन्होंने लोगों के पैसे अपने पास रखे, देन उसको लेंड करना शुरू किए, लेंडिंग के जरिए मतलब आगे लोगों को कर्जा देना शुरू किया। तो जिन लोगों ने पैसे रखे हुए थे और जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था वो उस रेशो को मैच नहीं कर सके। ये फिर एक लंबा टॉपिक है कि वो रेशो कैसे रखी जाती है, लेकिन जनरली जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में 30-70 की रेशो रखी जाती है कि अगर आपने 100 रुपये आपके पास, तो आप 70 रुपये आगे लोगों को कर्जे दे दो। 30 रुपये रखे जाते हैं कि अगर कोई बंदा जिसने पैसे रखवाए हुए हैं वो वापस मांगने आता है तो आप उसको दे दो। लेकिन कोई बैंक भी, अगर आपने लाख रुपए बैंक में रखवाया है तो वो लाख रुपए आपका बैंक में नहीं रखता, बैंक आगे उससे कारोबार करता है, उसको और लोगों को सूद पे देता है। इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो कंसेप्ट लेके आए, लेकिन क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मींस कि इसकी जो प्राइस एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन है, अप एंड डाउन, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट थे वो सब फेल हो गए, और क्रिप्टो करेंसी जो है ना, डिफाई, एक नए इश्यूज का शिकार हुई। बट एनीवे स्टिल इसकी वैल्यू हम नहीं कह सकते कि ख़त्म हुई है, और ये मार्केट ग्रो करेगी। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर गेन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और लॉसेस भी, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसी तरह से अब इसमें इवन के मतलब फ़ायदे आप कह लें कि लाइक मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताऊं, $2800 से $100,000 आई मेड इट पॉसिबल। लेकिन अब ये चीज़ें, फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो नुकसान है वो भी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो अगर आप 2800 से 1 लाख बना सकते हैं तो आप 1 लाख से वापस 2800 पे भी आ सकते हैं। ये मेरी बात को याद रखिएगा। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह वो मैं बनाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और इन्वेस्टिंग के क्या कंसेप्ट होते हैं, फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, देन ताकि आप लोग जो है ना इस मार्केट में अपने लिए पैसे बनाने का हलाल जरिया अपना सकें। हलाल इस सेंस में कहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़, मतलब मैं वो इस्लामिक कंट्रडिक्शन में नहीं जा रहा हूँ कि ये मार्केट हलाल है या हराम है, ये आपको मतलब आलिम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के हवाले से आप अपनी मेहनत करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।